अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 6, यूनिटरी मेथड। इस चैप्टर में हम लोगों ने कैलकुलेट करना है वैल्यूज़ को, कि अगर हमें ज़्यादा वैल्यू बताई हुई है तो हम किसी एक चीज़ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, या अगर हमें कोई दो चीज़ें दी हुई हैं तो उन दोनों चीज़ों की वैल्यूज़ में डिफरेंस या उन दो चीज़ों की वैल्यूज़ में क्या रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करेंगे। रेशो, प्रपोर्शन, तो ये सारी चीज़ें हम अपने इस यूनिटरी मेथड में पढ़ेंगे। और ये जो यूनिटरी मेथड है हमारी जो डेली लाइफ में हम लोग जो चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं उसमें ये बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 114 देखें तो यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है कि वी ऑफन यूज़ द 4 ऑपरेशंस व्हेन वी गो शॉपिंग, कि जब भी हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं या इवन हम अपने घर के पास वाली जो शॉप होती है वहाँ से अगर कोई एक चिप्स का पैकेट भी लेने जा रहे हैं या कोई एक बॉटल लेने जा रहे हैं तो उसके लिए भी जो हम अपने पास पैसे लेके जा रहे होते हैं तो शॉप पे जाके हम कोई ना कोई जो हमने 4 ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं उनमें से हम कोई ना कोई एक ऑपरेशन तो ज़रूर यूज़ कर रहे होते हैं, या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। कोई ना कोई एक ऑपरेशन हम शॉप पे चीज़ें ख़रीदते वक्त यूज़ ज़रूर कर रहे होते हैं। वी ऐड टू फाइंड आउट हाउ मच आवर परचेजेस कॉस्ट ऑल टुगेदर। हम ऐड कब यूज़ करते हैं? मैंने शॉप पे जाके एक लेस चिप्स का पैकेट पकड़ लिया, एक कोक पकड़ ली, एक मैंने कोई बिस्किट ले लिया, तो उन तीनों चीज़ों की जो इंडिविजुअल प्राइस होगी जब हम उनको ऐड अप करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमने टोटल अमाउंट कितनी देनी है। ठीक, वी सब्ट्रैक्ट टू चेक दैट द शॉपकीपर हैज़ गिवन अस द करेक्ट चेंज। अब अगर मेरे पास 500 रुपये का नोट है और मैंने सिर्फ 100 रुपये की चीज़ें ली हैं तो मैं शॉप वाले को वो 500 दूंगी, और शॉप वाला फिर क्या करेगा, उस 500 में से जो अमाउंट मेरी चीज़ों की थी वो सब्ट्रैक्ट करके बाकी मुझे चेंज देगा। वी समटाइम्स नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और कभी कभी हमें मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है शॉप पे, या डिवाइड की भी। और वो कैसे पड़ती है, हम शॉप वाले से पूछते हैं कि ये एक जो ये चीज़ है या ये एक जो चॉकलेट है या कैंडी है इसकी क्या प्राइस है। वो कहेगा लेट से ये 10 रुपीज़ की चॉकलेट है, तो अगर मैंने 5 चॉकलेट्स लेनी है तो मैं उस वक़्त फ़ौरन अपने माइंड में मल्टीप्लिकेशन करूँगी कि अगर एक चॉकलेट 10 रुपीज़ की है तो अगर मैं 5 चॉकलेट्स लूँगी तो वो कितने रुपीज़ की आएंगी। तो ये वो सारे 4 ऑपरेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली शॉपिंग में। और ये तो छोटी चीज़ें हो गई। जब हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे घर की ग्रॉसरी करनी है, हम लोगों ने अपने क्लोथ्स की शॉपिंग करनी है, शूज़ की शॉपिंग करनी है, तो वहाँ पे भी हम सेम यही 4 ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। फ़र्क क्या होता है कि सिर्फ जो हमारी टोटल अमाउंट होती है वो बड़ी हो जाती है। ठीक, तो ये है हमारा यूनिटरी मेथड जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हम एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट मतलब लागत, कीमत, ठीक है, 3 बनानास एट ₹36 पर डज़न। आपको पता है कि एक डज़न में कितने होते हैं, 12। तो वो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 3 बनानास, हमने 3 केलों की कीमत बतानी है। अगर एक डज़न केलों की कीमत 36 रुपीज़ है तो एक डज़न केले कितने हो गए, 12। तो हमें उन्होंने 12 बनानास की प्राइस बता दी है ₹36, और अब वो कह रहे हैं कि इन 12 में से आप बताएं कि 3 बनानास जो है, 3 केले जो है, उनकी क्या प्राइस होगी। ठीक, तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, कॉस्ट ऑफ, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ 12 बनानास क्या उन्होंने आपको बताई है, ₹36। अब आप इसमें ख़ुद आपको पता लगेगा कि हम लोग कैसे 4 ऑपरेशंस यूज़ कर रहे होते हैं। हमने इधर से सबसे पहले 36 पर डज़न, कॉस्ट ऑफ 12 बनानाज ₹36। अब हमें 1 बनाना की पहले प्राइस पता होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब भी हमने कोई एक चीज़ फाइंड आउट करनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, 36 को किस पे डिवाइड कर दूँगी, 12 पे। 36 डिवाइडेड बाय 12। अब आप 12 का टेबल पढ़ें, क्या आता है, 12 3s are 36, ₹3। तो एक बनाने की क्या कीमत आ गई, ₹3। और अब हमने कितने की निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 3 बनानाज। वो हम कैसे निकालेंगे, जो 1 बनाना की प्राइस आई है उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय ₹3। सो 3 3s are 9। तो इस तरह कॉस्ट ऑफ 3 बनानास क्या आ गए, ₹9। तो हमने क्या किया इधर कि हमें जो गिवन चीज़ दी हुई थी पहले हमने वो लिखी कि कॉस्ट ऑफ 12 बनानास कितने थे, उसमें से हमने पहले यूनिट, 1 कहते हैं यूनिट, एक चीज़ की प्राइस निकाली। और एक चीज़, जब भी हमने एक चीज़ की प्राइस या कोई भी मीटर सेंटीमीटर कुछ भी 1 फाइंड आउट करना हो तो उसको हम हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह 1 बनाना की प्राइस आ गई। और उसके बाद जब हमने 3 बनानास की निकालनी थी तो जो हमारे पास 1 की आई प्राइस उसको हमने उतने अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गए, ₹9। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 9 टी शर्ट्स एट ₹220 फॉर 2। हमने अब 9 टी शर्ट्स की प्राइस निकालनी है, जबकि उन्होंने हमें ₹220 फॉर 2, यानी कि अगर 2 शर्ट्स की 220 रुपये कीमत है तो 9 शर्ट्स की कितनी कीमत होगी। तो सबसे पहले तो हमने एक शर्ट की कीमत निकालनी है और जो एक की कीमत आएगी उसको फिर हमने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, या कॉस्ट ऑफ आप 2 शर्ट्स लिख लें, कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स, और वो क्या है, ₹220। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट, एक शर्ट की क्या कीमत है, 220 को मैं किस पे डिवाइड कर दूंगी, 2 पे। तो मेरे पास क्या आ गया, ₹110। ये तो बहुत सिंपल है, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 0s are 0। अब एक शर्ट की कीमत ₹110 आ गई, तो हमने कितने की निकालनी है, 9 शर्ट्स की। कॉस्ट ऑफ 9 शर्ट्स क्या आएगा, 110 जो भी आया है हमारे पास, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 9 से। तो अगर हम इधर मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आएगा, 9 0s are 0, 9 1s are 9, 9 1s are 9, ₹990। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 23 नोटबुक्स एट ₹60 फॉर
3। हमने 23 नोटबुक्स की कीमत निकालनी है, जबकि उन्होंने हमें 3 नोटबुक्स की क्या कीमत बताई हुई है, ₹60। तो अब हम क्या करेंगे, पहले कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स ₹60, कॉस्ट ऑफ 1 notebook 60 divided by 3, 3 2s are 6 and 3 zeros are 0 rupees. Cost of 23 notebooks क्या होगा, 20 को हमने अब किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 23 से। तो इधर रफ वर्क में हम करके देखते हैं। 3 zeros are 0, 3 2s are 6, क्रॉस 2 zeros are 0, 2 2s are 4, 0 6 4। सो हमारे पास 460 रुपीज़, ठीक है। सो ये हमने अभी क्या फाइंड आउट किया है, कॉस्ट ऑफ जो भी हमें गिवन उन्होंने चीज़ दी हुई है उसकी हमने प्राइस फाइंड आउट किया है। और अगर आप देखें तो इसके अंदर हमने कौन से 2 ऑपरेशंस यूज़ किए हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। जब एक चीज़ की कीमत या एक चीज़ फाइंड आउट करनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं, और जब ज़्यादा चीज़ों की हमने कीमत फाइंड आउट करनी है तो फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रेशो। रेशो क्या होता है बच्चों, पेज नंबर 118 पे, अ रेशो इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वैल्यूज़। के रेशो क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा जो भी हमें कीमतें उन्होंने दी होती हैं, वैल्यूज़ बताई होती हैं, नंबर्स बताई होती हैं, उनके दरमियान में जो एक ताल्लुक़ होता है, एक रिलेशनशिप होता है, उसे हम कहते हैं रेशो। Ratios are used in different ways in our daily life. For example, in cooking, we use ingredients in different ratios. If half cup of sugar is needed for 4 cups of water, then 1 cup of sugar will be needed in 8 cups of water. Both the quantities have been doubled. वो कह रहे हैं कि ये रेशो हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपनी डेली लाइफ में, ख़ास तौर पे जब हम लोग किचन में कुकिंग हमने करनी होती है, बेकिंग करनी होती है, तो वहाँ पे हम लोग ख़ास तौर पे ये रेशो यूज़ करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमने खाना ही बनाना है तो खाने में हम लोगों ने नमक, मिर्च, इन सब की एक ख़ास रेशो यूज़ करते हैं कि जी 1 टीस्पून हमने सॉल्ट ऐड करना है, 1 टीस्पून हमने मिर्चें ऐड करनी है, या हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। तो ये सारा क्या है, दिस इज़ रेशो। ये नहीं कि अगर हम लोग 1 ग्लास ऑफ राइस बना रहे हैं तो तब भी यही रेशो यूज़ करेंगे, और अगर हम लोग 4 ग्लास ऑफ राइस बना रहे हैं तो तब भी हम लोग यही रेशो यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी या जैसे जैसे क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी, उसके साथ साथ जो हम लोगों ने चीज़ें ऐड करनी होंगी उनकी भी रेशो में फ़र्क होता जाएगा। सो दिस इज़ रेशो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। व्हेन 2 रेशोज़ are equal, the number are said to be in proportion। कि जब 2 रेशोज़ जो हैं वो बराबर होती हैं तो उन नंबर्स को हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है। अब प्रोपोर्शन भी 2 तरह से हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज एज द अदर इंक्रीजेज और वन क्वांटिटी डिक्रीजेज, इसी तरह जब एक क्वांटिटी डिक्रीज़ करेगी और साथ ही दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ कर रही है तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। व्हेन द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीजेज इट कवर्स मोर डिस्टेंस in the same span of time. You will have to pay more if you buy more items.
ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो गई है तो फिर भी हम थोड़ा फासला तय करें, ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या कह रही है कि जैसे एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगी उसके साथ साथ ही दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करेगी। अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हुई है तो वो जल्दी फासला तय कर लेगी। अगर हम चीज़ें ज़्यादा ख़रीद रहे हैं तो हम ज़्यादा पे करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने 10 चीज़ें ख़रीदी हैं तो हम 5 चीज़ों का पे करेंगे। इफ़ वी आर वी विल हैव टू पे मोर इफ़ वी आर बाय मोर आइटम्स। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि एक चीज़ क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर रही है। इनवर्स प्रोपोर्शन, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज as the other decreases or one quantity decreases as the other increases, they are said to be inversely proportion। अगर एक इंक्रीज कर रही है और दूसरी डिक्रीज कर रही है तो उसको हम कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। When the speed of a car decreases, it will take more time to cover the same distance। ठीक है, कि अगर गाड़ी की स्पीड कम हो गई है तो वो क्या होगा, ज़्यादा टाइम लेगी उस फासले को तय करने में। अब यहाँ पे स्पीड और टाइम में इनवर्स प्रोपोर्शन आ गई है। इफ़ मोर मैन आर हायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब, अगर ज़्यादा आदमियों को वो इंगेज कर रहे हैं किसी भी काम को करने में, लेस टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट इट, थोड़ा टाइम लगेगा उस काम को ख़त्म करने में। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है और एक इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 रेशोज़ का क्वेश्चन है और बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है। ये देखें, अगर आप अपनी पेज नंबर 118 के ऊपर देखें तो ये जो साइन होता है, ये 2 डॉट्स जो होते हैं, ये होता है रेशो का सिंबल। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है 1:8। इसमें ये जो साइन है इसे हम कहते हैं सिंबल ऑफ रेशो। हम इसको पढ़ेंगे कैसे, 1:8 आप कह लें या 1:8, 1/8। तो ये सारी एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तरह से लिखने के तरीके हैं। अब 1:8 ये अगर आप इस तरह लिखेंगे तो वो हो जाएगी स्टेटमेंट फॉर्म। अगर हम इसको लिखेंगे 1/8, जैसे ये 1:8 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं लिखूँ 1/8, ये हो गई फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, ये हो गई रेशो फॉर्म, ये हो गई फ्रैक्शन फॉर्म। और अगर इसको मैं लिखूँगी 1:8 तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट फॉर्म। और इन 2 डॉट्स को हम कहते हैं सिंबल ऑफ रेशो। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा। हमने एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 4 करना है सॉल्व। और सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज़, ये क्वेश्चन हम करने लगे हैं। और ये बहुत ही सिंपल है, उन्होंने रेशो फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे 20:45। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और आपने कोई एक ऐसा टेबल देखना है जिसके अंदर ये दोनों आते हो। तो ये दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं, तो हम लिखेंगे 5 4s are 20 रेशो 5 9s are 45। तो ये सिंप्लीफाई कैसे हो गई, 4:9। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2.5:6। अब इस 2.5 को पहले हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वो हम कैसे लिखेंगे, 25 बाय पॉइंट हटाया तो 1 और पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट्स होते हैं वो लिख लिए
रेशो 6। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करें। अब ये किससे कटेंगे, 5 से। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, रेशो 6। अभी हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है। अब हमने क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिवाइड में है तो इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे 2 के। तो ये अब क्या हो जाएगा, 5 रेशो 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या आंसर आ गया, 5 रेशो 12। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 131 रेशो 121। अगर आप इस सवाल को देखें तो ये 11 के ऊपर हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 11 1 ज़र 11। चलिए पहले हम क्वेश्चन एक दफ़ा इधर लिख लेते हैं। 11 से ऐसे करेंगे, 11 1 ज़र 11, 12 13, 2 कैरी हो गए इधर 23, 11 2 ज़र 22 और 1 23, 11 1 ज़र 11, रेशो 11 1 ज़र 11, 112, 11 1 ज़र 11, 11 11 ज़र 121, रेशो 1। सो ये सिंप्लीफाई हो गए। नेक्स्ट है हमारा 2 वीक्स एंड 10 डेज। अब ये देखें, यहाँ पे एक जगह पे उन्होंने आपको वीक्स दे दिए हुए, एक जगह पे डेज दे दिए हुए। तो हम क्या करेंगे, पहले इन वीक्स को भी डेज में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 2 वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे, 14 डेज। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 14 डेज रेशो 10 डेज। ठीक है, अब ये डेज कैंसिल हो गए, क्या रहा रिमेनिंग, 14 रेशो 10। अब ये दोनों 2 से हो सकते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, सो 7 रेशो 5। नेक्स्ट है 1 डे इक्वल्स 14 आवर्स। अब इसमें क्या करेंगे, डेज को हम आवर्स में चेंज कर देंगे। सो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स रेशो 14 आवर्स। आवर्स कैंसिल हो गए, 24 14, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, सो 12 रेशो 7। तो ये हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई। अगर आपको तो सिर्फ नंबर्स दिए हुए हों तो फिर तो बहुत सिंपल है उनको कट करना, लेकिन अगर इस तरह उन्होंने आपको कोई दे दिए हैं वीक्स, डेज, या जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस में उन्होंने आपको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इस तरह दिए हुए हैं, तो हमने पहले किसी एक यूनिट में उसको कन्वर्ट करना होता है और फिर उसको हमने सिंप्लीफाई करना होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यूनिटरी मेथड समझ आ गया होगा कि आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 6A एंड 6B दोनों का क्वेश्चन नंबर 4 किया है। तो आपने इन क्वेश्चंस को और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है और फिर आपने इन क्वेश्चंस को अपनी नोट कॉपी के ऊपर बहुत नीटली नोट डाउन करना है। थैंक यू।